लेबनान और इजरायल की सरकार इस पूरे एमओयू में शामिल नहीं है, लेकिन उसका जिक्र उस जरूर यहाँ पे किया गया है। तो इस एमओयू के शर्तों को मानने के लिए लेबनान और इजरायल कितने बाध्य हैं? लेबनान तो मान लिया जाए, ईरान के नाम पे मान जाएगा, लेकिन इजरायल क्यों मानेगा? क्योंकि इजरायल तो कहीं है नहीं। लेकिन इसमें प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, आपने पहले पैरा में देखा होगा, इसमें एक चीज और लिखा हुआ था कि यूएस और यूएस के जो साथी लोग हैं इस युद्ध में, जाहिर तौर पर इजरायल का नाम नहीं लिखा था, लेकिन इस युद्ध में यूएस के साथी के तौर पर जब कहा गया तो इजरायल ही आता है। वो भी इस पे सहमत हो रहे हैं, दस्तखत उनका नहीं हुआ है। तो क्या ये एमओयू के शर्तों को मानने के लिए बाध्य नहीं है इजरायल? देखिए लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो एमओयू ये किस तरह से तैयार हुआ है वो अपने आप में बड़ी दिलचस्प कहानी है। इसको शुक्रवार को जनीवा में इस पर हस्ताक्षर होने की घोषणा हुई थी, फिर अचानक घोषणा बदल गई कि आज ही इस पर हस्ताक्षर हो जाएंगे, और वो भी डिजिटल हस्ताक्षर हुए। तो ये अपने आप में जो एमओयू है बड़ी दिलचस्प एक तरह से कहानी कहता है। इसकी जो लिपि मैंने पढ़ी है उसमें सबसे पहले तो देखें, इसके ऊपर तारीख नहीं है। आप पहली लाइन उसमें पढ़ें, ऑन दिस डे ऑफ 2026, तो उसमें जो खाली जगह है उसमें तारीख ही नहीं लिखी हुई है। दूसरी बात, उसके आखिर में जो 3 हस्ताक्षर हैं वो कौन हस्ताक्षर करेंगे वो आखिरी समय तक साफ नहीं था, इसलिए किनके वो हस्ताक्षर हैं वो लिखा नहीं है उनका नाम। और तीसरी बात जो आपने कहा कि पहले पैराग्राफ में ही लेबनान में उन्होंने कहा कि युद्ध विराम होगा, तो उदाहरण के लिए आपके श्रोताओं के लिए मान लीजिए भारत और पाकिस्तान कोई एमओयू साइन करें जिसमें लिख दें कि नेपाल और भूटान आपस में युद्ध विराम करेंगे, जबकि उनके हस्ताक्षर ना हो इसमें। जैसे कहा कि लेबनान के हस्ताक्षर नहीं है, हिजबुल्लाह के हस्ताक्षर नहीं है, इजराइल के हस्ताक्षर नहीं है। इजराइल की सेना 20 किलोमीटर अंदर तक दक्षिण लेबनान में पूरी तरह से तैनात है आज। तो ये अपने आप में थोड़ा तो अटपटा लगता है। उसके साथ साथ उन्होंने ये घोषणा की कि $300 बिलियन का एक तरह से रिकंस्ट्रक्शन में निवेश होगा। उसमें भी साथी देशों का जिक्र किया। वो कौन है साथी देश? क्या उन्होंने इस बात को माना है? क्या वो हस्ताक्षर करने को तैयार थे या नहीं थे? ठीक उसी तरह से उन्होंने कहा कि जब बातचीत इनकी आगे बढ़ेगी तो ईरान के ऊपर जो भी सैंक्शंस हैं, वो चाहे अमेरिका की प्राइमरी सेकेंडरी सैंक्शंस हो या फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सैंक्शंस हो, वो हटा ली जाएंगी। अब ये क्या, ये हमें बताता है कि जिन पे जो हस्ताक्षर हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल उनके अंडर काम करती है कि जो वो कहेंगे वही हम मान लेंगे। बड़ी अजीबोगरीब बात लगती है। ठीक वैसे ही उन्होंने इसमें यह भी लिखा है कि जब ये डील हो जाएगी तो इसकी गारंटी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन द्वारा दी जाएगी। उसकी आप उम्मीद कर सकते हैं, उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, पर आप ये नहीं गारंटी दे सकते कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इसका एंडोर्समेंट करेगा, गारंटी करेगा। और उसमें यह भी कहा कि आईएईए के भी जो गवर्नर्स के रेजोल्यूशन है वो भी हटा लिए जाएंगे। तो ये किस तरह का एमओयू है जिसमें यूनाइटेड नेशंस, आईएईए अपने एलाइज के बिहाफ पर, सबके बिहाफ पर उन्होंने कह दिया कि कैसे बात आगे बढ़ेगी, जबकि हिजबुल्लाह शुरू से कह रहा है कि हम कोई भी युद्ध विराम को नहीं मानते, क्योंकि वो अमेरिका जो युद्ध विराम करवा रहा है वो लेबनान और इजराइल में, उन्होंने कहा हम तो उसमें पार्टी है ही नहीं। और ठीक उसी तरह से ये भी असमंजस है कि क्या इजराइल की सेनाएं वहां से हटेंगी या नहीं हटेंगी। किसी भी दूसरे देश में आप घुसकर अपनी सेना तैनात करके बैठे हैं, वो अपने आप में ही एक आप कहें कि युद्ध विराम का उल्लंघन है। और वहां जो उन्होंने कहा ब्लॉकेड हटाएंगे, वो भी कह रहे हैं 30 दिन में हटाएंगे। पर उसके साथ साथ मोटे तौर पर इन सब चीजों के साथ भी यदि पूरे आप एमओयू को एक नजरिए से देखें तो साफ जाहिर है कि ईरान ने अपनी बातों को मनवाने में काफी हद तक सफलता पाई है, क्योंकि वो जो फंड्स को अनफ्रीज करने की बात है और रिकंस्ट्रक्शन की जो बात है, हालांकि रेपरेशन का मेंशन नहीं इसमें हुआ, पर रिकंस्ट्रक्शन की उसमें बात है, तो जो चीजें होनी चाहिए थी वो इसमें अभी तक नहीं नजर आती। क्योंकि वो जो परमाणु अस्त्रों की बात है, जो एनरिच्ड यूरेनियम की भी बात है, उसमें इसमें लिखा कि ईरान ने कह दिया कि हम परमाणु अस्त्र नहीं बनाएंगे।
और आपको याद होगा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की एक बड़ी फेमस 1957 में जब उन्होंने ये साइरस रिएक्टर लॉन्च किया था मुंबई में, उस वक्त की एक बड़ा फेमस भाषण है। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, मैं न केवल अपनी सरकार के बिहाफ पर भारत की आने वाली सरकारों के बिहाफ पर भी ये आपको प्रॉमिस देता हूं कि हम परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। जब समय बदलता है तो राष्ट्र अपनी सोच बदलते हैं, नीतियां बदलते हैं। तो आज यदि ईरान ने इसमें कह भी दिया है कि वो न्यूक्लियर परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, तो क्या उसकी अहमियत है वो आने वाले समय में पता चलेगा। पर जो एनरिच्ड यूरेनियम की बात है उस पर कोई सहमति नहीं। उसमें कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में 60 दिनों में बातचीत होगी और उसको डाइल्यूट किया जाएगा, जो कि JCPOA जो 2015 का था उसमें बहुत स्पेसिफिकली इसको कहा गया था कि कितना उसका एनरिचमेंट अलाउड होगा, कितने सेंट्रीफ्यूजेस अलाउड होंगे ईरान पे, उनकी जो खास न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उनको किस तरह से रीडिजाइन किया जाएगा, किस तरह से इंट्रूसिव इंस्पेक्शंस करेंगे IAEA के इंस्पेक्टर्स। वो JCPOA इससे बहुत ज्यादा सक्षम और खास और डिटेल्ड एक तरह से प्रस्ताव। हालांकि इसमें प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, दरअसल इसमें लिखा गया है कि जब 60वें दिन पे जब हम लोग फाइनल एग्रीमेंट करेंगे तब जाकर के इसके डिटेल प्रोसेस को हम लोग उसमें लिखेंगे। इस चूंकि उस पूरे क्षेत्र में शांति बहाल करना एक मकसद था इस पूरे युद्ध का जब अमेरिका यहां पर आया था, लेकिन वो टेंशन बने रहेंगे। एक जो मुद्दा आपने कमर आगा साहब उठाया उस पर मैं प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब आप अपनी राय देंगे कि क्या ईरान अब वाकई न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिशों को त्याग देगा हमेशा के लिए? कोई भी देश भविष्य में क्या करेगा ये मुश्किल होता है। मैंने आपको अभी जवाहरलाल नेहरू के भाषण का उदाहरण दिया 1957 का, जब उन्होंने कहा था न केवल मैं अपनी सरकार की तरफ से बल्कि आने वाली सरकारों की तरफ से भी वायदा करता हूं कि भारत कभी भी इस परमाणु विज्ञान का हथियारों के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। तो क्या ये बात ईरान पर लागू नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। पर मजेदार बात यह है कि आप देखें कि जून पिछले साल जब पहली बार हवाई हमले हुए थे ईरान पर, तो मुद्दा था कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देगा अमेरिका, और उसके साथ इजराइल बिल्कुल नहीं चाहता कि ईरान परमाणु हथियार बनाए। पर जब दिसंबर में आप देखें कि पूरे प्रदर्शन हुए पूरे ईरान में, तो इजराइल और अमेरिका को लगा कि सत्ता परिवर्तन किया जा सकता है, रिजीम चेंज हम कर सकते हैं। तो अब जो फरवरी के अंत में जो फिर से हवाई हमले हुए और युद्ध शुरू हुआ, तो उसका उद्देश्य था कि वहां की रिजीम चेंज करने की संभावना सुदृढ़ है, इसलिए वहां की रिजीम चेंज करेंगे। और बहुत सा बड़े नेतृत्व के लोग मारे भी गए उनके पहले हमले में। पर आज हम क्या बात कर रहे हैं? आज हम ना रिजीम चेंज की बात कर रहे हैं और ना ही परमाणु अस्त्रों की, खासकर वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात हो रही है, और पूरी जो बातचीत हुई है, युद्ध विराम हुआ है, उसमें लगातार यही कोशिश हुई है कि किस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाए। तो ये भी एक बात मैं अक्सर कहता हूं कि जिस तरह से ईरान ने पिछले 2 महीने में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके पूरे क्षेत्र का आयात निर्यात उथल पुथल कर दिया है, तो उसको क्या परमाणु अस्त्रों की आवश्यकता है भी या नहीं? क्योंकि यदि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका को बात मनवा सकता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इस्तेमाल करके, तो परमाणु अस्त्र भी यही करते हैं कि दूसरे को आप डेटर करते हैं कि ये काम आप ना करें या कुछ करवाना चाहते हैं। पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बड़ी दिलचस्प अपने आप में उसकी कहानी है। 1975 में एक सीमा संधि हुई थी ओमान और ईरान की, क्योंकि जैसे दीपिका ने कहा कि ये तो टेरिटोरियल वाटर्स हैं, ये इंटरनेशनल वाटर्स नहीं है, ये दोनों देशों के टेरिटोरियल वाटर्स हैं। पर उसमें संधि में एक बाद में 80 के दशक में अरेंजमेंट हुआ कि ओमान और ईरान मिलकर किस तरह से समझ साझा करेंगे कि वहां क्या वो जो जहाजों की ट्रैफिक है, आना जाना है, या दूसरे किसी तरह का प्रबंधन वहां की या सुरक्षा रक्षा की जरूरत है, उस पर कैसे वो चीजों को आपस में तालमेल बनाएंगे। तो आज भी इस पैराग्राफ में MOU में वही बात दोहराई गई है कि ईरान और ओमान मिलकर तय करेंगे। अब उसमें आप देखें, ये ध्यान देना होगा कि ओमान जो है वो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज के अंदर वो पार्टी है, उसने उसको साइन किया, रेटिफाई किया। पर ईरान और अमेरिका ने साइन तो किया है, रेटिफाई नहीं किया है अनक्लॉज को, तो वो अनक्लॉज की पार्टी नहीं है। तो अनक्लॉज
यहाँ लागू होगा या नहीं होगा ये हम नहीं कह सकते। इसीलिए बातचीत हॉर्मुज, स्टेट ऑफ हॉर्मुज का किस तरह से प्रबंधन होगा वो ओमान और ईरान पर आती है कि वो आपस में समझ साझा करेंगे कि क्या करेंगे। और ईरान ने लगातार कहा है कि जो कमर्शियल शिपिंग है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में बिल्कुल अलाउड है, पर वो जो लड़ाकू जहाज है उनको उस रास्ते से नहीं जाने देगा। ये उन्होंने खासकर पिछले 3 महीने में जोर देकर ये बात बार बार दोहराई है। और क्या उसमें 60 दिन के बाद कुछ किसी तरह की फी या टोल लगाए जा सकते हैं? तो हमारे सामने उदाहरण है, देखिए, चाहे वो पनामा कनाल हो या सुएज कनाल हो, ये खास पनामा के अंदर, देश के अंदर और इजिप्ट के पास उनकी अपनी सरकारी अथॉरिटी है कि वो वहां टोल लेते हैं जो उधर से शिपिंग क्रॉस होती है। तो यदि सुएज कैनाल से हम लोग स्टेट ऑफ हॉर्मुज को उदाहरण स्टेट ऑफ हॉर्मुज की तुलना नहीं कर सकते, क्यों? स्टेट ऑफ हॉर्मुज की तुलना पनामा सुएज कैनाल से नहीं कर सकती, ये नेचुरल वाटरवेज है। और ये संभावना से भी इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये टेरिटोरियल वाटर है, संभावना से भी इनकार नहीं कर इसका सकते। प्रबंधन करते हैं। तो क्या भविष्य में इस तरह की बात ऐसा करता होगी? हूं इस चर्चा को प्रोफेसर साहब, बहुत बड़ा खतरा होगा। बहुत बड़ा खतरा होगा। सबसे बड़ी बात कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज रुका इसी युद्ध की वजह से थे। अब खोलने के लिए आपने युद्ध रोका फाइनली चल करके, तो अब आगे एजेंडा है वो रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट और जॉब क्रिएशन का है। न्यूक्लियर उनके एजेंडे में फिलहाल अगले कई साल तक नहीं रह सकता। बिल्कुल, इस एजेंडा को कैसे पूरा कर पाएंगे स्वर्ण सिंह साहब, 2 लाइन में? बहुत जल्दी से आप देखें कि किसी भी राष्ट्र का विकसित या समृद्ध होना जरूरी नहीं है परमाणु हथियार बनाने के लिए। चीन का उदाहरण ले लें, ग्रेट लीप फॉरवर्ड के बाद बिल्कुल वो खराब हालत में थे जब उन्होंने हथियार बनाए। उसी तरह से ब्रिटेन ने और फ्रांस ने भी बड़ी मुश्किल हालात में, जब इकोनॉमी खराब थी, तब हथियार बनाए थे। नॉर्थ कोरिया का बड़ा उदाहरण है, जब अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध में ये परमाणु हथियार बनाया तो सोचा कि सोवियत यूनियन को 15 साल लगेंगे, पर उन्होंने 4 साल में ही ये हथियार बना 4 लिए। साल में। तो ये परमाणु हथियार बनाने के लिए आर्थिक रूप से संपन्न होना बहुत जरूरी नहीं है।